आज का सेशन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट कल के सेशन में किया था और उस सेशन में हम लोगों ने ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। कुछ लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंस में हम लोगों ने दो क्राइटेरिया भी पढ़ा था। एक क्राइटेरिया हमारा था एसएएस क्राइटेरिया और दूसरा जो क्राइटेरियन था वो था हमारा एएसए। और एएसए क्राइटेरिया में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उसको हम लोग एएस जैसा भी लगा सकते थे या एसएए के जैसा भी लगा सकते थे। और एक्सरसाइज के हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशंस को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले ये समझने का ट्राई करते हैं जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, 1 मिनट होल्ड करोगे आप लोग। हाँ जी, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है जरा उसको हम लोग पहले पढ़ के समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या। तो यहाँ पे गिवन है कि L and M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M दो पैरेलल लाइन है, जिस पैरेलल लाइन को यहाँ पे दिखा रखा है। ये दोनों ही पैरेलल लाइन है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P और Q भी क्या है? दो पैरेलल लाइंस है और ये दोनों ही पैरेलल लाइंस एक दूसरे को, ये जो पहली वाली पैरेलल लाइंस थी L और M है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या प्रूव करना है? तो ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CDA के। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस क्राइटेरिया से हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल को जब आप कंपेयर करोगे तो पाओगे क्या कि ABC ट्रायंगल में ये वाली जो एंगल होगी BAC एंगल, वो आपके DCA ट्रायंगल के इक्वल होगी। ठीक है, किससे? नहीं, अभी सुन तो लो, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। क्योंकि यहाँ पे L और M लाइन क्या है? एक दूसरे को काट रही है और AC क्या है? यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इस कारण से जो BAC एंगल होगा वो DCA एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली भी जो एंगल होगी वो इस वाली एंगल के क्या है? इक्वल हो जाएगी। वंस अगेन वही क्राइटेरिया लगाने वाले हैं। कौन सा क्राइटेरिया है? तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। साथ में AC जो साइड है ये कॉमन है, तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरियन के हेल्प से वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ABC ट्रायंगल का एंगल ले लेते हैं BAC, और ये BAC एंगल को आप लिख सकते हो ACD के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का पेयर है। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और इस ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर होने के कारण ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब क्या है, दूसरी एक साइड जो है AC साइड, ये दोनों ही ट्रायंगल में प्रेजेंट है, तो ये वाली साइड हमारी क्या है? कॉमन साइड है और कॉमन साइड होने के कारण ये इक्वल होगी। दूसरा जो एंगल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एंगल BCA। एंगल जो BCA है, एंगल क्या होगा? ये हमारे DAC के इक्वल होगा। एंगल DAC के इक्वल होगा। फिर से क्राइटेरिया वही लगाया है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आया? सो फ्रॉम एंगल साइड एंगल congruence rule triangle ABC is congruent to triangle
CDA, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना था। सत्यम और सिद्धार्थ जो दोनों ऑनलाइन बच्चे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, गुड। और जितने भी ऑफलाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? गुड। तो सारे बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिख लो और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिख लिया? ठीक है, जल्दी लिख लीजिए प्लीज। और जितने बच्चों ने लिख लिया है, सेकेंड क्वेश्चन के डायग्राम को बनाओ फटाफट। एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए इन पैरेलल, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओ प्लीज उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम भी बनाते चलो। आगे बढ़ जाएं, जल्दी लिखो। कॉन्ग्रुएंस रूल लिखो, स्टेटमेंट जल्दी करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है। क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं, यहां से डायग्राम को भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है। तो कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल है, एल लाइन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, B is an point, any point on line L. लाइन L पे कोई पॉइंट B है। BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of angle A, so that triangle APB is congruent to the triangle AQB. ठीक है ना, APB जो ट्रायंगल है ये AQB के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला प्रूव करना है। दूसरा हमें करना है BP इज इक्वल टू BQ। तो CPCT क्राइटेरिया से हम लोग ये कह पाएंगे कि BP क्या है? BQ के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो जिस दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उस ट्रायंगल के से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग लेने वाले हैं ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को जब आप कंपेयर करोगे तो ये पा रहे हो कि APB ट्रायंगल का जो BAP एंगल है, जो BAP एंगल है हमारा, ये AQB के QAB BAP लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BAQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल है? तो आप लिख सकते हैं नीचे में रीजन, सिंस L is the line L is the bisector of एंगल A। एंगल A का क्या है? ये बाइसेक्टर है। सिंस L is bisector of एंगल A, ठीक है ना, इसलिए BAP, हाँ, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। और एक कह रहा हूं कि बाइसेक्ट है तो सिंपली बाइसेक्ट करेगा और दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारा। दूसरा एक एंगल और भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल APB जो है, और एंगल APB और एंगल AQB, ये दोनों एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का है। और ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ऐसा क्यों हमने लिखा है? तो आप लिख सकते हो सिंस BP is perpendicular on AP and BQ is perpendicular on AQ। ये दोनों ही चीजें हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो गिवन क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन, ये सारी ये चीजें क्या है? गिवन है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ये गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल कर दिया। एक साइड भी इक्वल कर सकते हैं, तो AB साइड इज द कॉमन साइड। AB साइड क्या है हमारी?
इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है और कॉमन साइड होने के कारण ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल APB जो है, APB ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल AQB के। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम लोग करते हैं किस क्राइटेरिया से। तो आप यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, इस कॉन्ग्रुएंस रूल से आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल। सो दो congruent ट्रायंगल के corresponding पार्ट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बीपी क्या हो जाएगा, बीक्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यही प्रूव करने के लिए कह रहा था ना। और या कह सकते हो कि बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म से बी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर लिया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है, फटाफट लिखिए तेजी में, क्विकली। जितने बच्चों ने लिख लिया है प्लीज डायग्राम बना दो नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6। जब मैं क्वेश्चन को क्रॉप करके ब्लैक बोर्ड पे लाता हूं उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, अपना डायग्राम वगैरह क्या कर लेना है, फाइनल कर लेना है, अच्छे से बना लेना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉप करके लगा दिया है। अब क्या करना है, हमें देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक फिगर है हमारे पास 7.21 और वो फिगर मैंने क्रॉप करके लगा दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि AC वाली जो साइड है इज इक्वल टू द ए। तो AC साइड आपको दिख रही होगी, AC साइड किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ABC ट्रायंगल का पार्ट है AC। और ये जो AC वाली साइड है हमारे ADE ट्रायंगल के AE वाले साइड के इक्वल है। दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ऐसे करके, मैं इसको डिमार्केट कर देता हूँ, ABC। ये दिख गया आपको ट्रायंगल ABC। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास उसको भी हम लोग डिमार्केट कर लेते हैं। वो है हमारा ABC के बाद क्या है, ADE। ADE ट्रायंगल भी दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना। तो एक ट्रायंगल हमारा हो गया ABC सॉरी, और दूसरा ट्रायंगल है ADE। अब इन दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी होने के कारण बाय द सीपीसीटी आप लिख सकते हो कि जो BE होगा, जो BC होगा वो DE के इक्वल होगा। जो ये BC है वो इस वाले ट्रायंगल के DE पार्ट के इक्वल होगा। तो पहले हमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ABC ट्रायंगल को ADE ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ठीक है, सो इसी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ADE, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। इन दोनों ट्रायंगल में ADE आप कंपेयर करेंगे जब, तो आप पाएंगे यहाँ पे गिवन है कि ABC ट्रायंगल का जो AC साइड है वो ADE ट्रायंगल के AE साइड के इक्वल है। और ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मैंने अपने मन से नहीं बताया, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि ABC ट्रायंगल का जो AB वाली साइड है ये AD वाले साइड के इक्वल है, ADE ट्रायंगल के AD वाले साइड के इक्वल है, एंड दिस इज द आल्सो अ
गिवन इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा गिवन इंफॉर्मेशन ही है। अब थर्ड जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है कि एंगल जो BAD है वो एंगल EAC के इक्वल है एंड दिस इज आल्सो अ गिवन इंफॉर्मेशन। अभी रुक जाओ, अभी कहाँ SAS तक चले गए, अभी SAS तक पहुंच ही नहीं पाए हो आप। BAD एंगल कहाँ कितना बड़ा है, तो BAD एंगल तो यही इतना ही बड़ा है और EAC जो एंगल है वो इतना ही बड़ा है, तो ये वाला गैप भी वाला भी तो जुड़ना चाहिए, इसमें नहीं जुड़ेगा तो पूरा इस ट्रायंगल का ये पूरा एंगल है क्या, ये तो है ही नहीं। तो ये कॉमन पार्ट है जो दोनों ही एंगल के पार्ट में ये क्या है, अगर हम लोग यहां से यहां तक का एंगल लें या यहां से यहां तक का एंगल लें तो ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ये वाला, ये पार्ट क्या है दोनों में अवेलेबल है। तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में अगर एंगल DAC को ऐड कर दें तो हमारा इक्वेशन अभी भी क्या रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन के BAD इक्वेशन के दोनों ही साइड में क्या ऐड कर देंगे, DAC एंगल क्या ऐड करेंगे, DAC। और किसी भी इक्वेशन में अगर सेम वैल्यू को आप इसके लेफ्ट और राइट साइड में ऐड करते हैं तो इक्वेशन क्या रहेगा, एज इट इज ही रहता है। तो ऐसा करना कहीं भी गलत नहीं है। तो जैसे ही हम लोग BAD एंगल में DAC एंगल ऐड करेंगे देन यू विल गेट BAC एंगल। तो आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है एंगल BAC, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या मिलेगा, EAD एंगल EAD। अब आप लगा सकते हैं सो फ्रॉम, कौन से क्राइटेरिया लगा देंगे, सो फ्रॉम द सास से SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस वाले रूल से आप कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल BAC है, ट्रायंगल BAC है, प्लीज यहाँ पे फोकस करो, जो ट्रायंगल BAC है वो ट्रायंगल ADE के कॉन्ग्रुएंट होगा एंड ड्यू टू दिस कॉन्ग्रुएंसी by CPCT we can say that BC is equal to D and this is the required proof। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूव कर लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें DAC एंगल दोनों की तरफ ऐड करना ये भूलना नहीं है, जिसको मैंने रेड कलर से क्या कर दिया है, सर्किल कर दिया है। यहाँ पे ये ट्रिक है, यहीं पे आप उलझ सकते हैं, जब भी एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है दोनों साइड में। और इसका लॉजिक भी मालूम है क्योंकि ये जो एंगल है ये हमारे ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है। तो ट्रायंगल का एंगल बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है, DAC दोनों ही साइड में इक्वेशंस के ऐड किया है। निष्ठा समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ लेना है ठीक से। तो यहां तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम को आप लोग क्रॉप करके लिखो, ठीक है। मैं क्रॉप करके लगाता हूं अपने व्हाइट बोर्ड में, आप लोग अपने नोटबुक में बनाइए। तो हम लोग 7th क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया है, वेरी गुड। यहाँ पे हमने डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि आप लोगों को आराम से समझाया जा सके। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले यहाँ पे फोकस करो और अच्छे से क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा कहां से कहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक है आपका ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब AB का जो मिड पॉइंट है ये P है, एकदम मिडिल में है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो AP है वो BP के इक्वल होगा। ये इंफॉर्मेशन चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं ताकि जब यूज करना हो तो आराम से हम लोग यूज कर लें
EP क्या है, BP के इक्वल है। क्यों? क्योंकि B इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है। D and E are the points on the same side of AB such that एंगल BAD दिख रहा होगा। एंगल BAD कहाँ पे है? तो एंगल BAD ये वाली जो एंगल है, ये एंगल ABE के इक्वल है। एंगल ABE एंगल कौन सा है? ये है, इसके इक्वल है। और दूसरा एंगल जो है EPA आपका दिख रहा है यहाँ पे है। ठीक है, EPA यहाँ पे है और EPA जो एंगल यहाँ पे है EPA, ये DPB के इक्वल है। तो ये वाली एंगल भी आपस में इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है? जो DAP ट्रायंगल है, DAP ट्रायंगल आपको कहाँ पे है? तो इसको अगर हम लोग मार्क करें DAP को, तो ये वाली जो ट्रायंगल है जहाँ पे हमने रेड कलर का जिगजैग लाइन बनाया है, तो DAP ये वाली ट्रायंगल है। और इस वाली ट्रायंगल को हमें क्या करना है? दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास है EBP, इस ट्रायंगल के क्या कर लेना है? हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज यहाँ पे फोकस करके पहले समझ लो, फिर इसको करेंगे क्वेश्चन। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो एक रेड कलर का ट्रायंगल है मार्क किया है और दूसरा येलो कलर का ट्रायंगल आपने जिगजैग लाइन से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो जो ट्रायंगल हमारा DAP है उसका जो एंगल A है वो EBP के एंगल B के इक्वल है एज पर क्वेश्चन। और दूसरा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा जो DAP का जो ये वाली ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक है, उसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कुछ पार्ट के हैं के इक्वल है, जबकि हमें करना था इस पूरे वाले पार्ट को इक्वल। तो इन पूरे पार्ट में आप देख रहे हो कि एक छोटा सा पार्ट क्या है, कॉमन है, जो दोनों ही एंगल में है। वो कॉमन पार्ट कौन सा है? वो रेड कलर का मार्क हमने किया है। ये कॉमन पार्ट हमारा EPD है। इस कॉमन पार्ट को अगर हम लोग फिर से जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, इसी तरीके से अगर मैं जो EPA एंगल है, EPA में मगर EPD अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा? APD कंप्लीट एंगल बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? डायग्राम में देखना है। और दूसरा जो DPB एंगल है, DPB एंगल है, और इसमें भी हम लोग EPD अगर एंगल ऐड कर दें देन वी विल गेट BPE एंगल। तो बेसिकली दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। साथ में आप एक साइड दिखा सकते हो, AP जो है BP के इक्वल है सिंस P इज द मिड पॉइंट। सो बाय द क्राइटेरियन of AAS you can say that the DAP triangle is congruent to the triangle EPB, and by the CPCT you can say that AD is equal to B. So these are the steps which are involved in this question. So let's start this question. इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं और सारे इंफॉर्मेशंस को फिर लिखते भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। सो इन ट्रायंगल DAP, और किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो उसी मोमेंट में पूछा करो, DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप लें तो इन दोनों ट्रायंगल में पहला इंफॉर्मेशन हमारा क्या है कि एंगल A जो एंगल A है इट इज इक्वल टू द एंगल B। कंप्लीट एंगल है, इसीलिए हम लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन में ही गिवन है। गिवन कहाँ पे है वो अभी मार्क करके मैं बताता हूँ। तो गिवन है, इस एंगल को हम लोगों ने कैसे लिखा है? BAD लिखा है और AB लिख रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल A है और ये एंगल क्या है? B है। सो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखने वाले? दूसरा जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? वो कह रहा है कि एंगल EPA जो एंगल है इट इज इक्वल टू द एंगल DPB। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ गिवन इंफॉर्मेशन। ये भी क्या है? हमारा गिवन इंफॉर्मेशन ही है। बट इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा APB है, APD है, इसका पार्शियल पार्ट इक्वल है। ठीक है ना, APD और BPE का पार्शियल पार्ट इक्वल है। सो हमें उस पार्शियल पार्ट में कुछ कॉमन पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। कॉमन पार्ट क्या है? उस
यहाँ पे तो EPD है, EPD है, तो इस कॉमन पार्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एंगल EPA में ऐड कर लेते हैं एंगल EPD, और इतना ही कॉमन पार्ट हम लोग एंगल DPB में भी ऐड कर देंगे, एंगल EPD। सो ये दोनों कॉमन पार्ट को जब हम लोग ऐड करेंगे देन वी विल गेट एंगल APD, एंगल APD एंड एंगल BPE आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आप लिख सकते हो कि AP इज इक्वल टू द BP सिंस P is midpoint of line segment AB। ठीक है, अब कौन सा हम लोग कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं? सो फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं, सो फ्रॉम एंगल साइड congruence rule, triangle DAP is congruent to triangle EPB। समझ में आ गई बात? तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया है 7th क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट हम लोग, ये 7th क्वेश्चन था और इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? तो सेकंड पार्ट में हमने AD को BE के इक्वल प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग लिखने वाले हैं बाई CPCT we can say that since two triangles are congruent, so their corresponding part will be equal. So by this criterion we can say that AD is equal to BE। ठीक है, so इस तरीके से आप यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, अभी जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये बार बार पूछा जाता है स्कूल में, इसीलिए इसको स्ट्रिक्ट मार्क लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कुछ लिख लो ताकि आपको मालूम रहे कि इसको रिवाइज करके जाना है। तो आगे बढ़े। सत्यम और सिद्धार्थ, आप दोनों को समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने लिख लिया इस क्वेश्चन का आंसर? अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इससे भी पहले जो दो क्वेश्चंस बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंटली स्कूल में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया है? चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये इस 8th क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट है, इस चारों पार्ट को हमें प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना है, आराम से समझने का पहले ट्राई करना है, फिर लिख लेना है। ठीक है, पहले पूरा फोकस करो कि क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ जाओ, जिसके सॉल्यूशन को समझो, फिर लिखना। तो कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC, हमारा ABC क्या है? राइट ट्रायंगल है, और यहाँ पे एंगल जो C है ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या है? M है, M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये सारा गिवन इंफॉर्मेशन है। C इज ज्वाइंड टू M, C को हमने M से ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, और D तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM क्या है? CM के इक्वल है।
पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी, डी को फिर बी से हमने ज्वाइन किया है और इस तरीके से ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। सो दैट इस तरीके से ज्वाइन किया कि डीएम सीएम के इक्वल है। सो दैट ए एम सी, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ए एम सी, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये ए एम सी ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी एम डी, तो बी एम डी किधर है, तो बी एम डी, ए एम सी एंड बी एम डी ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या, जो DBC हमारा एंगल है, DBC एंगल है, उसको राइट एंगल प्रूव करना है। तो आप कह दोगे कि यहाँ पे इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो DBC ट्रायंगल है उसको ACB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा और इस कॉन्ग्रुएंसी से आप कह पाओगे कि एंगल C एंगल B के इक्वल होगा और एंगल C ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। सो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव करनी है। बट किसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ट्रायंगल, हिंट के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगल डी बी सी की को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्रायंगल ए सी बी के, ट्रायंगल ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और इसी कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से हम लोग डीबीसी को राइट एंगल प्रूव कर पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। कनिष्क कहाँ देख रहे हो, इधर देख लो, ठीक है। दूसरा कह रहा है ट्रायंगल डीबीसी को एसीबी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो जब हम लोग इस राइट ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव कर रहे थे तो उसी समय डीबीसी को एसीबी के हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सो ये दोनों ही पार्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अब हमें क्या करना है, सीएम को हाफ ऑफ द ए बी प्रूव करना है। तो सीएम को हाफ ऑफ द ए बी प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि डीबीसी एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, सो आप कह सकते हैं कि जो हमारा डीसी वाली लाइन सेगमेंट है ये ए बी वाले लाइन सेगमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो और इस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी लिख सकते हैं और डी सी को आप ट्वाइस ऑफ सी एम भी लिख सकते हैं, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी, सो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हमने अभी आपको फ्लो बताया है क्वेश्चन का, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास AMC है एंड दूसरी जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है BMD। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो AMC ट्रायंगल में हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दे रखा है जो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। और ये भी गिवन है कि DM जो है वो CM के इक्वल है और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। सो अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं BM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM, लिख सकते हैं ना। तो AM इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, BM लिखा। क्यों, तो यहाँ पे गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस M is the midpoint of AB, ठीक है, एंड दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। और हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग ले सकते हैं कि AMC जो एंगल हमारा होगा, एंगल AMC इज इक्वल टू द एंगल DMC DMB सॉरी DMB और DMB और AMC क्या है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और इस कारण से AMC DMB के क्या है, इक्वल है। और हमारा क्या है, एक दे रखा है जो हमारा DM है वो CM के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू DM एंड दिस इज ऑल्सो अ गिवन इंफॉर्मेशन। ये भी हमारा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है। सो इस गिवन इंफॉर्मेशन से वी कैन से दैट ट्रायंगल AMC
पहले हम लोग लिख लेते हैं किस क्राइटेरियन से हमने ये लिखा है। सो फ्रॉम द क्राइटेरियन ऑफ, सो फ्रॉम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा रहे हैं, SAS congruence rule triangle, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, AMC is congruent to triangle BMD. So this is the required proof in the first question. Now we have to prove DBC is a right angle, और DBC राइट एंगल को करने के ड्यूरेशंस में हम लोग ये दोनों ही क्वेश्चन को एक साथ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक ही साथ हम लोग अटेम्प्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम लोग, अब आप कह सकते हैं CPCT क्राइटेरिया का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। CPCT से आप कह सकते हैं कि DB जो होगा वो AC के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो, सिंस ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BMD, सो बाय द CPCT यू कैन से दैट AC इज इक्वल टू BD। AC क्या है, BD के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अगर आप DBC ट्रायंगल को ACB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में आप लिखेंगे जो BD है वो AC के क्या है, इक्वल है, और BC हमारा क्या है, कॉमन है। BC क्या है, कॉमन है, ठीक है। राइट एंगल वाली जो क्राइटेरिया है ना, इसको हम लोग दूसरे एक थोड़ा सा दूसरा लॉजिक लगा लेते हैं। जो लॉजिक शुरू में बताया था उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि इसको बाद में प्रूव करना है। तो इस वाले इंफॉर्मेशन को अभी हम लोग रब कर देते हैं, इसको हम लोग यहीं पे प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे राइट एंगल हम लोग दूसरा टेक्निक लगाते हैं और उस टेक्निक से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। टेक्निक क्या है पहले समझ लो और फिर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 अटेम्प्ट करेंगे अभी, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप कह सकते हैं बाई CPCT, थोड़ा इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। बाई CPCT हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, CPCT से ये लिख सकते हैं, ये वाली जो एंगल होगी CPCT से, ये वाली जो एंगल होगी वो इस वाले एंगल के इक्वल होगी कि नहीं, देखते हैं जरा। ACM किसके इक्वल होगा, BDM के। BDM कहाँ पे है, तो BDM यहाँ पे है, और ACM कहाँ पे है, यहाँ पे। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो इस कारण से AC को BD के पैरेलल आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। हाँ, तो पहले इसी फैक्ट को हम लोग वहां पे लिखते हैं बाय CPCT, ठीक है। CPCT से आप क्या लिख सकते हो, तो CPCT से हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल AMC का कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो AMC का ACM एंगल ले रहे हैं, एंगल ACM, ठीक है। एंगल ACM जो होगा वो एंगल BDM के इक्वल होगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे एवं इक्वल एंगल्स is pair of alternative interior angles, और इस कारण से आप कह सकते हैं कि BD is parallel to AC। BD क्या होगा, AC के पैरेलल होगा। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। सिंस BD इज पैरेलल टू AC, सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DBC एंगल DBC एंड एंगल ACB इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, इसका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एंगल को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स होने के कारण इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ACB एंगल कितने के इक्वल दिया है, एंगल DBC को एज इट इज रहने दे दिया, और एंगल ACB की जो वैल्यू है इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 90 डिग्री।
सो यहाँ पे 190 डिग्री लिख लेते हैं। और फाइनली आप लिख सकते हो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री। तो हमारा DBC क्या हो गया, राइट एंगल प्रूव हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। समझ में आ रही है बात। अब सेकंड क्वेश्चन के होने के कारण थर्ड बड़े ही आसानी से हम लोग कर पाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन को कहाँ पे करने वाले हैं, थर्ड पार्ट को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इस वाले सेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो थर्ड पार्ट को अब करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, तो थर्ड पार्ट में हमें DBC ट्रायंगल को ACB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब देखो कि किस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। सो इन these two ट्रायंगल आप लिख सकते हो कि BD इज इक्वल टू सॉरी BD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, AC। क्यों लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सिंस वी ऑलरेडी प्रूव्ड, क्या प्रूव कर चुके हैं हम लोग, तो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMT। और इसी कॉन्ग्रुएंसी के कारण हम लोग BD को AC के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो एंगल B है हमारा, एंगल B है और एंगल C है, ये दोनों ही 90 डिग्री है। सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि एंगल B भी हमारा 90 है और एंगल C भी गिवन ही है कि 90 है। ठीक है, साथ में जो हमारा BC वाली साइड है, जो BC वाली साइड है वो BC वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही साइड हमारी क्या है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड होने के कारण ये भी इक्वल होगी। सो अब हम लोग कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं, सो फ्रॉम द क्राइटेरियन SAS, so from SAS congruence, एक मिनट, congruence रूल से आप कह सकते हैं ट्रायंगल जो हमारा होगा, ट्रायंगल DBC होगा, ये ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो अभी हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी कर लिया है, आप लोगों को थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ये जरा समझो। तो फोर्थ पार्ट में जो है हमारा, जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई CPCT, ठीक है, CPCT क्राइटेरियन से आप क्या कह सकते हैं कि AB जो है CD के इक्वल होगा। AB जो है हमारा, ऐसे लिख लो, CD को पहले लिख लो, CD इज इक्वल टू AB। ठीक है, CD हमारा AB के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अब CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो CD को वी कैन राइट DM प्लस CM, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB। अब यहाँ पे क्या है, DM और CM क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB। सो फाइनली जो हमारा CM आएगा, CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द AB। ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ CM क्यों लिखा है, तो लिख देंगे सिंस DM इज इक्वल टू CM, ऐसा ही गिवन है। तो इस तरीके से CM क्या है, हाफ ऑफ द AB के इक्वल होगा। तो आज के सेशंस में हम लोगों ने पूरा का पूरा 7.1 को डिस्कस किया है। इसके पिछले सेशंस में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के ड्यूरेशंस में हम लोग ने रिमेनिंग पार्ट्स को कवर कर लिया है। एक बार घर पे जाके इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अगर फिर से डाउट आता है तो फिर से डाउट पूछ लोगे, बट रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे और दिक्कत में पड़ जाओगे। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसी लेक्चर को, प्लीज बैठ जाओ, इसी लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करके अभी पोस्ट कर दूंगा।
श्रीवास्तवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, तो उस चैनल पे भी जाके इस वाले सेशन को फिर से आप देख सकते हैं और फिर से एक बार समझने का ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे आओ और फिर से उस यानी कि जो भी डाउट है आपका वो अपने अपने डाउट को पुट अप कर लो। क्या सॉरी क्या बात है भाई, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ, तो ध्यान से यहाँ पे सुन लो जो बता रहा हूँ, ठीक है ना? अभी सेशन का एंड नहीं हुआ है ना, तो कुछ कह रहा हूँ ना तो आपके वो फायदे का है, तो सुन लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे समझाए हैं एक बार करवा देने का मतलब नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में कर ही लो, ठीक है? तो क्या करना है, जब सर ने एक बार बताया और सर ही बता रहे हैं आपको कि एक बार करने से नहीं होगा, तो ये आप डैम श्योर रहो कि नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपको फिर से रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? तो ये जिस तरीके से मैंने किया है ये बैकग्राउंड में आपके अभी है, आप घर पे जाके फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? पहले से जाके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्सरसाइज के बाद आप शुरू से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो और देखो कि किस किस क्वेश्चन में आप ट्रैप हो रहे हो। जिस क्वेश्चन में ट्रैप हो रहे हो उसका वीडियो लेक्चर जाके देखिए, वीडियो लेक्चर से समझ में आए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है फिर से पूछ लीजिए। वीडियो लेक्चर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एफर्ट्स अभी लगाया, जिसको रिकॉर्ड किया, मैं चाह रहा हूँ कि उसका बेनिफिट आप उठाओ, क्योंकि उतना टाइम फिर से आप पूछोगे तो बताने में फिर से टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है? तो वीडियो लेक्चर अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप उस लेक्चर के साथ में क्वेश्चन को करते चलो और जहां जहां पे डाउट है फिर उस डाउट को यहाँ पे क्लियरिफाई करो। अगर डाउट वहीं से सॉल्व हो जाते ठीक है, अगर नहीं डाउट सॉल्व हुआ तो सर आपके लिए अवेलेबल है। बट जितने भी रिसोर्स आपके लिए जनरेट किए गए हैं आपके बेनिफिट के लिए जनरेट किए गए हैं, ठीक है? आपको देख के, आपको समझ के ये करने का ट्राई किया गया है कि आप वहां से सीखें। आप नहीं सीख पाए तो किसी भी चैनल का ये इंटरेक्टिव पैनल लगाने का, इतना कैमरा टेक्नोलॉजी लगाने का क्या पर्पस बनता है? फिर तो वही व्हाइट बोर्ड और मार्कर ही सही रहता कि जो लिख दिया लिखा बच्चा और जो रब हो गया रब हो गया। अब आज कोई बच्चे का सेशन छूट जा रहा है तो कम से कम वो रिकॉर्डेड सेशन सुन के उसी फैक्ट को एकदम से वही लेक्चर डिलीवर हो रहा है तो उस लेक्चर को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। जिस टीचर से आप क्लास ले रहे हो उसी टीचर का वीडियो लेक्चर है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही चीजें सिंक हो रही है। कोई एक टीचर जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा है वो भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अनडाउटेडली बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? बट जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर का अगर लेक्चर देखोगे, जो टीचर आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसी टीचर का अगर आप मैच देखो, क्रिकेटर है अगर कोई और आपको कोच कर रहा है उसके मैच देखो, उसके वीडियोस देखो, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा कि सर क्या कह रहे थे और सर किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सब कुछ ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप 9th क्लास में आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप ग्रो करना ही नहीं चाह रहे तो मैं किस तरीके से आपको आगे ले जा सकता हूँ? आपको अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आपको 1 to 8 एक लेवल था जिसको आपने क्रॉस कर लिया। अब ये जो 4 साल का आपका लेवल है 9, 10, 11, 12 ये आपकी जिंदगी के अगले यानी कि आने वाले साल को डिसाइड कर देगा। आपके जो एफर्ट्स हैं, जेन्युइन एफर्ट्स, ऑनेस्टी के साथ, कैसे भी आप इंटेलिजेंसिया के मालिक हो। कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई एवरेज होगा, कोई पुअर इंटेलिजेंसिया का होगा, ठीक है? हो सकता है ऐसा जो जमाना ने आपको बताया उस तरीके से आपको कैटेगराइज कर दे। तो यही है ना 3 कैटेगराइजेशन, एवरेज, इंटेलिजेंट और पुअर। बट ये तीनों क्वालिटी के बच्चे एक काम कॉमन कर सकते हैं, मेहनत लगा सकते हैं। कोई अगर कोई दुनिया बोल रहा है आपको कि पुअर इंटेलिजेंस है, आप पुअर इंटेलिजेंटली नहीं हो, ये तो पहली बात है, ठीक है ना? ये तो हमें बताया गया है कि आप या कुछ टीचर ने आपको बता दिया कि आपकी इंटेलिजेंस इस लेवल की नहीं है। बट ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, पहली बात कि आप इंटेलिजेंट हो। क्या मिसिंग है? तो मिसिंग है जो मेहनत ऑनेस्टली हमें करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रात दिन मेहनत करो, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी के साथ 1 घंटे की मेहनत, ईमानदारी के साथ 10 मिनट की मेहनत। जिस तरीके से आपका टीचर खड़े होके डिलीवर कर रहा है ना, हर एक मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखाने का ही तो ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना? इतने सारे टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने किए, क्यों किए, किस पर्पस के लिए किए? पर्पस एक ही था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं क्लास डिलीवर कर सकूं ताकि आपका रिजल्ट और अच्छा हो सके। बट ये किसके लिए हो रहा है? ये आपके लिए हो रहा है। और आप इस फैक्ट को नहीं समझोगे
कि ये जर्नी आपकी है, आपकी जर्नी में मैं आपके पैरेलल क्यों दौड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको जब पानी की जरूरत हो तो आपका कोच क्या कर दे, आपको पानी दे दे। आपको एक बनाना, जब मैराथन रेस होता है तो 5-5 6-6 घंटे क्या होता है, दौड़ता रहता है, बट उस दौड़ने के ड्यूरेशन में दूसरा आदमी क्या करता रहता है, उसको हेल्प करता रहता है कि नहीं, उसके पूरे जो टीम मेंबर रहते हैं, जो पूरे क्रू मेंबर होते हैं, पूरा हेल्प करता रहता है। क्यों हेल्प करता रहता है, क्योंकि आपको दौड़ने में आपको हेल्प चाहिए। बट दौड़ना किसको है, मेरे को दौड़ना है क्या, या आपको दौड़ना है? अगर आप रेस में पार्टिसिपेंट हो तो आप ही को दौड़ना पड़ेगा। मेरा आउटसाइड आपको एफर्ट्स लगाया जाएगा मेरे थ्रू, कि आप बोलोगे कि सर मेरे को पानी की जरूरत है, तो मैं दौड़ते दौड़ते पैरेलली आपको पानी दे दूंगा। आप पानी पियोगे, पीते पीते दौड़ते भी रहोगे, पानी थ्रो कर देता है। देखा है ना, खिलाड़ी खेलते खेलते उसका कोच पीछे रहता है और कुछ बताता भी है, ये खिलाड़ी तेरे को ऐसे पीट रहा है, इधर फिल्टर लगा। बट खेलना किसको है, वो कोच जाके नहीं खेल सकता है, कोच तो बाहर से आपको सपोर्ट दे सकता है। कोच कभी कभी पानी भी लेके आ जाता है, ठीक है ना, आपके लिए पानी लेके आ गया, पानी लेके आया और आपको एक मैसेज भी दिया कि देख तेरे को ये ट्रैप कर रहा है अपोनेंट, यहाँ पे फंस जाएगा तू, इस तरीके से आप टेक्निक अपना। तो ये मेरा काम है टेक्निक बताना, मगर लड़ना किसका काम है, आपका। ये जो जर्नी है 9th 10th 11th 12th की जर्नी है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने का उत्साह, आगे बढ़ना, एक खुली हुई आंखों से सपना देखना अपने बारे में कि मैं 11वीं 12वीं के बाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है वहां जाके पढ़ूंगा, ठीक है। मैं जेएनयू में पढ़ने वाला हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मैं आईआईटी में पढ़ूंगा, मैं आईएससी में पढ़ूंगा, मैं एमआईटी जाके पढ़ूंगा, मैं कार्डिफ में पढ़ूंगा, मैं ऑक्सफोर्ड में। ये ड्रीम कौन देखे, आप ही तो देखो। आप दुनिया के अलग अलग कंट्री में जाके जो बेस्ट कॉलेज है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां से जाके पढ़ो। अब पढ़ के फिर से इंडिया में आओ, अपने घर आओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, बताओ दुनिया को कि हम में क्या कैपेबिलिटी है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उससे कितना नाम रोशन होगा, आपके फैमिली का नाम रोशन होगा, आपके नेशन का नाम रोशन होगा, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड होके घूमेंगे कि मैं इसका बच्चा हूं। वो अपना नाम ही बोलना छोड़ देंगे, कहेंगे मैं तो कनिष्क का पिता हूं, मैं वंश का फादर हूं, मैं नब्या का फादर हूं, ठीक है ना, या मदर हूं। ये कब जाना जाएगा, जब आप नाम कमाओगे, या आप इस तरीके के बन जाओ कि नाम को बिगाड़ दो। तो मम्मा ये बताने से कतराएगी कि मैं इसकी मां, वो अपना फिर रिकॉग्निशन यूज करेगी, नहीं बोलेगी कि मैं कनिष्क का फादर हूं, क्योंकि कनिष्क तो ऐसा काम कर रहा है कि फादर में अगर बोलूंगा तो 2-4 बात वो हमको और सुनाएगा, बताएगा कि कनिष्क तो बहुत बदमाश है भाई, ठीक है ना। कहने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे। तो आप जो जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, या तो आप अपने परिवार के लिए फक्र का काम कर सकते हो, तो कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है अपने अपने लेवल पे, अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबकी जर्नी क्या है, अलग अलग है। सबको एक आदमी सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए तो दुनिया की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, सब बिजनेस मैन बन जाए तो क्या दुनिया का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा, सब फार्मर बन जाए तो क्या दुनिया के रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा। तो किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को फार्मर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को प्लेयर बनना है, किसी को रेलवे का को पायलट बनना है, पायलट बनना है। हाँ, पायलट बोला जाता है रेलवे में, लोकोमोटिव पायलट बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो भी बनना है, अब देख रहा है। हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं बनने का सोचो, अभी सिर्फ एक ही चीज सोचो कि माँ बाप का बात मानो, और 9th में जो क्लास में जो डिलीवर किया जा रहा है ना, थोड़ा सा मेहनत लगा के, हाँ, और थोड़ा सा ये जो मोबाइल का जो चक्कर है इसको कम से कम करो। मोबाइल में वही सारी चीजें देखो जो आपको आगे ले जाए, बट नहीं वो भी छोड़ दो, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, बट सबसे जरूरी आपका मोबाइल छोड़ दो। हाँ, अरे नहीं देखना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तो कंपेल ही नहीं कर रहा हूँ कि श्रीवास्तव क्लासेस देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ना है। आप देख के बढ़ो या बिना देख के बढ़ो, आपको लग रहा है कि मोबाइल आप पे क्या नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, तो क्यों देख रहे हो, मत देखो। आपको मोबाइल लग रहा है कि पॉजिटिव आगे बढ़ा रहा है, तो फिर मोबाइल से देख सकते हैं। आप कितना श्रीवास्तव क्लासेस देखते हो और क्या देखते हो, वो आपकी हिस्ट्री से नहीं पता चलेगा, मेरे को पता चल जाएगा कि कितना इंस्टाग्राम चलाते हो और कितना श्रीवास्तव क्लासेस। ये कोई भी बच्चा मेरे सेशंस को आधा 1 घंटा से ज्यादा टॉलरेट ही नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। धीरे धीरे करके आदत डालोगे, इंटरेस्ट आएगा तो आप सुन पाओगे कहीं जाके, अगर इंटरेस्ट जनरेट हो और समझ में आए, अदरवाइज कैसे समझ में आ जाएगा।
हाँ, एक एंटरटेनमेंट वीडियो हर एक को अट्रैक्ट कर सकता है, बट एक एजुकेशनल वीडियो किसको अट्रैक्ट करेगा? जो किसी प्रॉब्लम को समझना चाह रहा है उसी को अट्रैक्ट करेगा। एक फनी वीडियो हर एक यानी कि सेक्शंस के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको अट्रैक्ट कर सकता है, मगर एजुकेशनल वीडियो आपके लिए, तो आपको देखना है और ठीक ढंग से सीखने के पर्पज के साथ देखना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ भाई, कल आना है।